11th क्लास में हम लोग को पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो है सेट सेट थ्योरी। सेट थ्योरी पढ़ने के पहले लेकिन कुछ चीज हम सोच रहे थे कि वो बता दिया जाए। सेट थ्योरी क्या होता है उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हम लोग अभी समझ लेते हैं। तो आगे हम लोग को मैथमेटिक्स इन जनरल पढ़ना आसान हो जाता है, मतलब कुछ चीज समझ में आ जाती है तो बेहतर होता है। एक्सियोम्स क्या होता है ये पता है सब लोग को? एक्सियोम्स एक्सियोम्स क्या होता है? एक्सियोम्स होता है ऐसे मतलब एजम्पशंस। हम लोग किसी भी चीज को मान लेते हैं, मतलब एक शुरुआत जहां से करते हैं, एक बिगिन करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर जब हम लोग बात करते हैं कि सेट थ्योरी, सेट एक ऐसा मतलब कलेक्शन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। उस कलेक्शन के लिए हम लोग कुछ एक्सियोम्स मानते हैं, या कोई भी थियरी आती है तो किस कुछ एजम्पशंस मान के चलती है। जैसे आमतौर पे हम लोग 1+1 को 2 ले लेते हैं, 1+1 2 होता है। हम लोग अपने मतलब अपने जनरल इंट्यूशन से ये बात कहते हैं कि 1+1 2 होता है ना। लेकिन एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था बंटार्ड रसेल। बर्टार्ड रसेल की एक किताब है प्रिंसिपिया मैथमेटिका, न्यूटन की भी यही इसी नाम से किताब छपी थी, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो उनकी भी किताब है बंटार्ड रसेल की प्रिंसिपिया मैथमेटिका। उस किताब में क्या है, 1+1 = 2 को प्रूव करने के लिए, डिराइव करने के लिए स्टार्टिंग का 300 पेज खर्च किया गया है। स्टार्टिंग का 300 पेज। लेकिन इस बात का उसमें एविडेंस है, प्रूफ है। और उसी दौरान सेट थ्योरी का एक बड़ा हिस्सा उस दौरान मतलब उसका इस्तेमाल हम लोग कह सकते हैं किया गया है, बर्टार्ड रसेल की किताब। और ये करीब 20th सेंचुरी की बात है। 20th सेंचुरी में हम लोग ये 1+1 2 कह देते हैं, लेकिन उस किताब में बहुत मतलब उस किताब में बेसिक आइडिया ये है, वो मतलब लगभग नथिंग से शुरू करते हैं कहानी, नथिंग से शुरू करते हैं और यहां तक पहुंचते हैं कि 1+1 2 होता है। ठीक है, वो पूरा का पूरा सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी के बेसिस पर पहुंचते हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर से हम क्या समझेंगे? जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका दो पार्ट होता है, रैशनल और इरेशनल। यानी वैसा नंबर जो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिपीटिंग भी हो, यही है ना। इस रैशनल और इरेशनल दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं। हम इंटीजर बोलते हैं तो उसका एक खास मीनिंग होता है। यानी जैसे ही हम एक नाम देते हैं, एक कॉमन नेम देते हैं, उस वो एक ऐसा सेट बन जाता है, वो ऐसा ग्रुप ऑफ, एक ऐसा डब्बा बन जाता है, एक ऐसा बॉक्स बन जाता है जिसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं। जैसे हम नेचुरल नंबर बोले तो उसमें 1 2 3 4 एक डेफिनेट एलिमेंट्स मौजूद हैं, है ना। तो जब भी किसी भी ऐसा हम लोग कॉमन नेम डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक सेट हो सकता है ना। प्रॉपर मैथमेटिक्स के अंदर सेट किसको बोला गया है ये हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ऐसे ये सेट हो सकता है। लेकिन उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट्स की बात आप कर सकते हो, कर पाते हो। हम ऐसा सेट नहीं बना सकते कि मेरे गुस्सा का सेट, मेरे इमोशंस का सेट, ऐसा नहीं कर किया जा सकता है। मतलब उसमें किया भी जाए तो मैथमेटिकली वो सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो सेट की जो शुरुआत होती है, सबसे पहले एक मैथमेटिशियन थे 1873 में, जॉर्ज कैंटोर नाम कर। जॉर्ज कैंटोर जो मैथमेटिशियन थे, वो इन्फिनिटी पे काम कर रहे थे। यानी कि वो ये बोले कि इन्फिनिटी क्या होता है। अब इन्फिनिटी से भी ज्यादा इन्फिनिटी के साइज की बात कर रहे थे। वो इन्फिनिटी का साइज क्या होता है, तो जॉर्ज कैंटोर सोचे कि इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी अनडिफाइंड, यानी वो एक वेरी लार्ज नंबर है, एक ऐसा लार्ज नंबर है जिसका रिप्रेजेंटेशन ये है, और इसमें अगर आप कोई नंबर ऐड कर भी दो तब भी वही नंबर होता है ना। यानी यहाँ पर एडिशन के प्रिंसिपल को का वायलेशन है, क्योंकि एडिशन जो हमारा एजम्पशन है, एक्सियोम जो हम लोग मान के चले, है ना, वो एडिशन हम लोग देख सकते हैं कि उसको ये वायलेट कर रहा है। इन्फिनिटी प्लस सम अदर नंबर इज इक्वल टू इन्फिनिटी ही देगा। तो क्या इन्फिनिटी का साइज कंपेयर किया जा सकता है? क्या दो इन्फिनिटी आपस में कंपेरेबल हैं? इसका जवाब जॉर्ज जॉर्ज कैंटोर देते हैं कि बिल्कुल है। अब जैसे इमेजिन करो नेचुरल नंबर का सेट, ठीक, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दूसरा इमेजिन करो इंटीजर्स का सेट।
दोनों साइज में दोनों इंफिनिटी है, दोनों इंफिनिटी है, लेकिन साइज में दोनों इंफिनिटी होने के बावजूद जो नेचुरल नंबर का सेट है इंटीजर के सेट से छोटा है, ये बात कहा जा सकता है, ये बात कहा जा सकता है कि हमेशा उससे कम ही रहेगा। यही से सेट का जो कंसेप्शन है वो जन्म लेता है। एक्सियोम वो है जो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, जो खुद से एक एविडेंस दे रहा है और सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, जिसको मान करके बाकी का थ्योरी पे, बाकी के कंसेप्शन पे हम काम कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सियोम। यानी एक्सियोम क्या हुआ? सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। ठीक है, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, जिसको मान करके आगे की पूरी थियरी, पूरा थ्योरम, थ्योरम क्या होता है? थ्योरम जिसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। लेकिन एक्सियोम क्या है? सेल्फ एविडेंट है, इसको हम प्रूव नहीं करते। ठीक है, ये समझ आ गया? इसको हम लोग प्रूव नहीं करते हैं, एक्सियोम हो जाता है। तो थियरी या थ्योरम वो होगा जिसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, एक्सियोम को हम लोग प्रूव नहीं कर सकते। इसी तरह एक और शब्द आता है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट, जब ज्योमेट्री के अंदर हम लोग किसी मतलब सेल्फ एविडेंट ट्रूथ की बात करते हैं ना, जब भी हम ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री मतलब शेप्स, लाइंस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, जब हम उस लेवल पे ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो एक्सियोम की जगह पोस्टुलेट का यूज करते हैं। जैसे आइंस्टीन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पोस्टुलेट की तरह मतलब पोस्टुलेट ही बोला जाता है। ठीक है, तो वो एक तरह का सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है जिसका इस्तेमाल पोस्टुलेट के रूप में या एक्सियोम के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, कुछ भी नहीं ले सकते, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लेके कुछ भी फिर प्रूफ किया जा सकता है। इनिशियल आप क्या लेंगे इसका भी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे एक चीज आता है जिसको कहते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन से क्या समझते हो? 10th क्लास में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें हम लोग ये देखते हैं टी एन इज इक्वल टू क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जनरलाइजेशन है। ये आप क्या करते हो? डिफरेंट स्टेप्स को ऑब्जर्व करते हो, है ना? डिफरेंट स्टेप्स को ऑब्जर्व करने के बाद आप उसमें से एक पैटर्न को निकालते हो, एक कॉमन ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा पैटर्न जो पूरे इंटायर मतलब जो हमारा पर्पस है, इंटायर जो थिंग है, इंटायर थिंग में, इंटायर पर्पस में वो चीज फॉलो हो रहा हो, वो रूल फॉलो हो रहा हो, उसी को कहते हैं, मतलब जब इसी को कहते हैं जनरलाइज आप कर दिए। जैसे हम कहें बोलो इवन नंबर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट है। लेकिन जनरलाइजेशन इवन नंबर का अगर करना है तो सब में कॉमन क्या है? 2 का मल्टीपल ना, तो हम कहते हैं 2 इंटू सम नेचुरल नंबर विच इज इवन नंबर। हमको कहना है कि ऑड नंबर को जनरलाइजेशन करना है, तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा? जो 2 से डिविजिबल नहीं है, या फिर 2 से डिविजिबल होने से एक ज्यादा हो, है ना? तो 2 से डिविजिबल होने से एक ज्यादा या एक कम भी तो हो सकता है, प्लस माइनस। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है जनरलाइजेशन है ऑड नंबर का। समझ आ गया? जनरलाइजेशन ये हम लोग क्या किए थे? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टी। हमने देखा था ए रिप्रेजेंटेशन है किसका? फर्स्ट सीक्वेंस के फर्स्ट एलिमेंट का, और डी कॉमन डिफरेंस है, एक खास पैटर्न को ही फॉलो करेगा, इसीलिए हम जनरलाइज कर पा रहे हैं। इसी का नाम होता है फॉर्मूला। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर या किसी भी मतलब फिजिक्स के अंदर भी या सोशल साइंस में भी आप किसी चीज को फॉर्मुलेट करते हो कि दिस इज द लॉ ऑफ सोसाइटी, यही सोसाइटी का लॉ है, तो आप क्या कह रहे हो? आप फॉर्मुलेट कर रहे हो ना, आप समथिंग, एक कंसेप्ट तैयार कर रहे हो कि ऐसा होता है। आप ऐसा बोलने के लिए मजबूर कब होंगे? मान लो किसी आदमी से मिले, किसी पर्सनालिटी से आप मिले। अब किसी पर्सनालिटी से मिलने के बाद आप गए, एक आदमी आपके सामने आया और पहली दफा वो किस कंडीशन से आया था हमें नहीं पता, आपके सामने आकर के वो झल्ला गया, गुस्सा में एकदम कुछ बोल दिया। ठीक है, आपने क्या पहली बार मिलने पे उसका कैरेक्टर डिसाइड कर लिया कि ये आदमी हमेशा झल्लाएगा? ऐसा हो सकता है? अरे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप कहेंगे हो सकता है इसके साथ कोई कंडीशन रहा हो जिसलिए गुस्सा गया हो, है ना?
आप इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, हम एक बार मिलने से नहीं बोल सकते। आप इस बात को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि ये इसका प्रॉपर्टी ही यही है। किसी चीज की प्रॉपर्टी कैसे आप बताओगे? उसको बार बार ऑब्जर्व करोगे, और बार बार जब आपको एक ही चीज ऑब्जर्व होगा तो आप बोलोगे कि अच्छा यही तो इसकी प्रॉपर्टी है। इसी को कहते हैं जनरलाइज करना। जब आप उस आदमी से 10 बार मिले, आप मेरे से 10 बार मिले और देखे कि ये आदमी बार बार 10 बार में से 8 बार अगर गुस्सा हो रहा है, बात बात में चिढ़ जा रहा है, तो आप कहेंगे कि ये तो गुस्सा होने वाला आदमी है, बात बात पे इसको चिढ़ आ जाती है, चिढ़ जाता है ये, है ना। तो ये आप जनरलाइज करते हो, यानी आप किसी चीज के कॉमन प्रॉपर्टी को निकाल करके उसको जनरलाइज करते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब समझ आ गया? एब्स्ट्रैक्शन। आप एब्स्ट्रैक्ट करते हो, और ये काम हर जगह होता है, साइंस में, सोशल साइंस में, हर जगह होगा। जहां भी साइंटिफिक टेम्पर होगा वो यहाँ पे यही काम होगा, जनरलाइजेशन इसी बेसिस पर होगा। ठीक है, तो इसी का नाम होता है जनरलाइजेशन। अब ये बात समझ में आ रहा होगा। क्लास 11th की अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आगे हम लोग जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे ना, जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, सब फॉर्मूला क्या होगा? सारा फॉर्मूला जनरलाइजेशन होगा। एक खास हम लोग कई सारे मतलब लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, कई सारे स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को उसमें से निकालेंगे, वही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने, लेकिन उस फॉर्मूले के पहले हमको क्या जमीन, एक जमीन चाहिए ना जिसके आधार पर हम वो कर सके। वो जो जमीन है वो एक्सियोम होगा हमारा, समझ आया? वो एक्सियोम होगा। ठीक है, तो एक्सियोम के बेसिस पर हम जनरलाइजेशन करेंगे या फॉर्मुलेशन करेंगे, फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है, तो ये शुरू होगा। अब ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेट थ्योरी की जब बात आती है तो सेट थ्योरी के अंदर भी जॉर्ज कैंटोर भी यही काम कर रहे थे, वो जनरलाइजेशन कर रहे थे। इंसान जब शुरू में नोमैड ग्रुप था तो इंसान ने क्या किया था? पहले छाटना, नेचर में यूजफुल क्या उसके लिए यूजफुल है, क्या यूजफुल नहीं है, इसमें छाटा, बांटा, दो हिस्से में बांटा। फिर जो चीज यूजफुल है उसमें भी छोटे छोटे कैटेगराइजेशन किया। एक कैटेगराइजेशन को एक नोमेनक्लेचर, एक नाम देने के लिए मजबूर हो रहा है ना। जैसे मैंने कहा चौक, तो आपने कहा कि चौक का मतलब सिर्फ ये चौक नहीं, दुनिया के सारे चौक, है ना। मैंने कहा मोबाइल, तो सारे मोबाइल फोन। मैंने कहा बोर्ड, तो सारे बोर्ड। मैंने कहा बुक, तो सारे बुक। मतलब बुक मतलब एक खास स्पेसिफिक सेट, एक नंबर ऑफ थिंग्स की बात हो रही, लेकिन उसका कॉमन प्रॉपर्टी है, इसलिए उसको एक नाम जनरलाइज करना पड़ा। ठीक है, तो ये तो हम लोग शुरू से करते आए, लेकिन इन मैथमेटिक्स, इन थियरी, ये जॉर्ज कैंटोर के साथ शुरू होता है 19th सेंचुरी। ठीक है, तो जॉर्ज कैंटोर क्या बात कर रहे थे? काउंटेबिलिटी की, मतलब काउंटिंग की। क्या काउंटिंग करना पॉसिबल है रियल नंबर को? तो उन्होंने कहा वो तो इंफिनिटी है ना, लेकिन इंफिनिटी के साइज को भी कंपेरेबल है, आप कंपेयर कर सकते हो। दो इंफिनिटी को आप कंपेयर किया जा सकता है, जैसे रियल नंबर और नेचुरल नंबर को आप कंपेयर कर सकते हो। आप कह सकते हो कि जो नेचुरल नंबर, नंबर ऑफ उसमें जो एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर के सेट में, वो रियल नंबर के सेट से हमेशा कम रहेंगे। ठीक है, तो यहां से मतलब सेट थ्योरी का कंसेप्शन आता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था बर्ट्रांड रसेल की। बर्ट्रांड रसेल मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मतलब इस पे क्या किया, सेट की पूरी थ्योरी जो चली आ रही थी जॉर्ज कैंटोर के टाइम से, उन्होंने उस पर एक क्वेश्चन किया। क्वेश्चन क्या किया? क्वेश्चन से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा, पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, जो उसको निगेट कर रहा हो, मतलब आपने जो फॉर्मुलाइज किया हो उसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, उसको निगेट कर रहा हो, पैराडॉक्स। तो बर्ट्रांड रसेल ने एक पैराडॉक्स निकाला। पैराडॉक्स क्या था? अभी थोड़ी देर पहले वही पढ़ा रहे थे तो अभी याद आया था उनको। पैराडॉक्स ये था कि उन्होंने बोला सेट थियरी के बारे में कि एक ऐसा सेट इमेजिन करो, एक बार्बर, मतलब एक बार्बर यानी कि एक बाल काटने वाला जो नाई होता है ना, तो एक बार्बर है जो ऐसे लोगों के बाल काटता है जो खुद का बाल नहीं काट सकते, जो सेल्फ मतलब खुद के बाल जो नहीं काट सकते उसी का बाल काटेगा। ये एक ऐसा सेट इमेजिन करो। तो बोला ठीक है, लोगों ने कहा ठीक है। फिर अब ये सोचो कि एक ऐसा शॉप है जहां पर वो बार्बर अकेला है बाल काटने वाला। ठीक है, क्या होगा? लॉ के हिसाब से बार्बर खुद का बाल काटेगा या नहीं काटेगा? ये क्वेश्चन उस सेट के अंदर क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि सेट का लॉ ये कह रहा है कि हम एक ऐसा सेट बना रहे हैं, एक ऐसा बार्बर शॉप बना रहे हैं जहां पर वैसे आदमी की बाल काटी जाएगी जो खुद का बाल नहीं काटता है, वहां पर एक ही बार्बर है। ठीक है, अगर वो अपना बाल काटेगा तो वो खुद का बाल काट रहा
एज अ बार्बर फिर वो अपना बाल नहीं काट सकता है, और अपना बाल जब वो नहीं काट रहा है तो उसको अपना बाल काटना चाहिए क्योंकि वो बार्बर है ना। तो ये इसको कहा गया रसेल्स पैराडॉक्स। रसेल्स पैराडॉक्स मतलब सेट थ्योरी, जब भी आप बात कर रहे हो ना सेट की, जैसे ही आपने बात की तो रसेल ने कहा कि ये देखो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है आपके सेट के, आपने जो सेट को डिफाइन किया, सेट के बारे में जो बात बताई वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो लोगों ने कहा कि इससे बचने का क्या उपाय है, इससे बचने का सिर्फ एक उपाय हो सकता है कि हम एक एजम्पशन मान ले, एक एजम्पशन हम मान ले। वो एजम्पशन क्या होगा? एजम्पशन होगा कि एक कोई एलिमेंट अगर किसी सेट का हिस्सा है तो वो अपने सेट का भी हिस्सा, यानी हर एक एलिमेंट, यानी हर एक सेट खुद में बिलोंग करता है। सेट ए बिलोंग्स टू इटसेल्फ, ये एक्सियम्स हमको मानना पड़ेगा, नहीं तो ये वाला मामला गड़बड़ कर देगा आपको, है ना। अगर आप इस तरह का कुछ भी मान लो तो आपको मानना पड़ेगा ए डज नॉट, ए अगर मान लो कोई सेट है तो आप बोलेंगे ये बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। ए बिलोंग्स टू ए बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये अपने आप ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा है? ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो आपको ये एजम्पशन मानना पड़ेगा कि कोई भी सेट खुद से बिलोंग करता है ना। ये सेट थ्योरी का मतलब एक्सियम कहा जा सकता है इसको, यानी ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ के तौर पर एक एजम्पशन हम लोग मान लेंगे कि यही होता है, और फिर इसके ऊपर पूरा सेट खड़ा है, सेट थ्योरी खड़ा होगा। समझ आया? तो ये रसेल्स पैराडॉक्स था। सेट की कहानी रसेल्स पैराडॉक्स से आगे की अब बात करेगा, ठीक है। रसेल खुद भी सेट थ्योरी पर ही काम करके 1+1 2 को प्रूव कर रहे हैं अपनी किताब में। किताब का नाम प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ठीक है, और 300 पेज इस पे खर्च किया गया करीब करीब स्टार्टिंग का, ठीक है। तो ये था मतलब कैसे सेट बन रहा है, ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम लोग चलते हैं कि सेट होता क्या है, सेट थ्योरी क्या होता है, इसको मिटा रहे हैं। सेट का इस्तेमाल मैथमेटिक्स ही नहीं सारे एरिया में हो रहा है। इवन ये कहा जाता है कि सेट के आने के बाद मैथमेटिक्स मतलब पूर्ण हुआ, मैथमेटिक्स अपने आप को सही तरीके से कह सकते हैं रिफ्लेक्ट कर पाया वर्ल्ड में, ठीक है। मैथमेटिशियंस के सामने मैथमेटिक्स अपने आप को सही तरीके से तभी रिफ्लेक्ट कर पाया जब सेट थ्योरी इजाद हुआ। और सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर नहीं, इकोनॉमिक्स हो, सोशल स्टडीज हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर जगह मतलब इसका यूज है कहीं ना कहीं सेट का, ठीक है। सेट अपने आप में मैथमेटिक्स को पूरा करता है। सेट क्या होता है हम लोग तो बात कर लेते हैं कि ठीक है सेट है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर सेट किसको कहते हैं? सेट कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, ठीक है, ठीक है। सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स मतलब एक ऐसा कलेक्शन हमको लेना है जो वेल डिफाइंड हो। अब यहाँ पे वेल डिफाइंड से हमारा क्या मतलब है? वेल डिफाइंड से हमारा क्या मतलब है? तो वेल डिफाइंड से मतलब है कि जैसे ही हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बोले कि सेट ऑफ गुड बुक्स, ये क्या वेल डिफाइंड है? उसमें कौन कौन किताबें रहेंगी? वेल डिफाइंड हो सकता है मेरे लिए जो अच्छी किताबें हो तुम्हारे लिए वो अच्छी किताब नहीं है, हो सकता है हमको जो किताब अच्छी लगती हो तुमको वो किताब अच्छी नहीं लगे। सेट ऑफ गुड मूवीज अपने आप में ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड कहने का क्या मतलब है? जो मेरे लिए भी वही, तुम्हारे लिए भी वही, और किसी और के लिए भी वही सेट वेल डिफाइंड होना चाहिए, है ना। तो वेल डिफाइंड क्या हो सकता है? जैसे सेट ऑफ, मैं बोलूं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, मैं ये बोल रहा हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या ये वेल डिफाइंड है? मैंने जैसे बोला नेचुरल नंबर का सेट, तुमने सोचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, वेल डिफाइंड हो गया। तो ये क्या हो गया? ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, अब इंटीजर्स भी होगा। ये बताओ सेट ऑफ रियल नंबर ये क्या है? क्या ये वेल डिफाइंड है? सेट ऑफ रियल नंबर
रियल नंबर बोले तो वेल डिफाइंड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? कोई कह सकता है कैसे हुआ? हम बोले वन, तो तुम बोले वन, टू, तो बोले उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर। लेकिन सेट के डेफिनेशन में ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है कि आप सारा एलिमेंट को बता ही दीजिए। डिफाइंड है, एक एक नंबर डिफाइंड है, रियल नंबर में एक एक नंबर डिफाइंड है ना, एक एक नंबर का अपना एक वजूद है। लेकिन आप एक एक नंबर को दिखा नहीं सकते हैं एलिमेंट वाइज, इनफाइनाइट नंबर आएगा। मतलब ये जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेट के अंदर, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट हो, फाइनाइट हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे नेचुरल नंबर का सेट अपने आप में इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये भी सेट ऑफ रियल नंबर भी क्या है? सेट, सेट है, मैथमेटिकली सेट है। ठीक है, चलो सेट ऑफ, अब ये बताओ, सेट ऑफ गुड बॉयज नहीं है, है ना? सेट ऑफ बैड बॉयज नहीं है, सेट ऑफ इमोशंस नहीं है, है ना? तो ये अपने आप में सेट वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब एक एक एग्जांपल तुम लोग दो, सब अलग अलग होना चाहिए। अब ये मत बोल देना कि सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ होल नंबर, ये नहीं चाहिए। अब अलग अलग बताओ, सेट ऑफ सेवन वंडर्स, सेट ऑफ अल्फाबेट्स, ये सब के सब सेट है ना? तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सेट का वेल डिफाइंड, सब अपने अपने एग्जांपल को लिख ली। ठीक है, तो सेट के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सेट ऑफ क्लास 11 फ्रॉम सोजन इंस्टीट्यूट पटना, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 फ्रॉम सोजन इंस्टीट्यूट पटना। ठीक है, तो वेल डिफाइंड है ये, इसमें और जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है, बीच का रास्ता कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सेट का जो पूरा कंसेप्शन है वेल डिफाइंड कलेक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट जो काउंट करके हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये एक पॉइंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट लिख देते हैं। फाइनाइट मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। ठीक है, हर सेट के लिए जो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कार्डिनल नंबर कहलाएगा। जैसे सेट ऑफ सेवन वंडर्स का सेट तुमने बोला, तो उसमें जो कार्डिनल नंबर होगा वो 7 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बोली, ए से जेड बोला तुमने, है ना? तो ए टू जेड 26 है, तो कार्डिनल नंबर 26। ठीक है, आगे हम लोग ये निकालना भी सीखेंगे, इसमें फॉर्मूले भी है, सब कुछ करेंगे। ठीक है, अब ठीक है, अब ये है कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। ठीक है, सेट समझ आ गया? सेट का रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इसको बताते हैं रिप्रेजेंटेशन। सेट, ठीक है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए? ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है करली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट को दिखा दिया जाए। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है सेट कैसे बन रहा है, कैसे बिल्ड हो रहा है, वो हम लोग दिखा दे। ठीक है, तो पहला इसमें दो तरीका होगा। पहला मेथड होगा जिसका नाम है रोस्टर, रोस्टर फॉर्म। इसी का दूसरा नाम है और टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होता है पहले लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट, ऑफ सेट इज इज शोन इन कर्ली ब्रैकेट। इसके में ईच एलिमेंट को आपको दिखाना है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ऑफ natural
नंबर लेस देन, मान लो लेस देन 7, ठीक है, इसका नाम दे दिए मान लो ए। ठीक, तो ए को, एक इस ए सेट को कैसे दिखाएंगे, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, नेचुरल नंबर कहां से, 7 से कम क्या क्या होगा, 1 2, बीच में कॉमा रहेगा, 3 4 5 6, बस 7 नहीं हो सकता, लेस देन 7। समझ आ गया, तो ये क्या हो गया, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। अब इसका नाम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कैसे पड़ा, तो देखो याद रहेगा, रोस्टर का मतलब क्या होता है, रोस्टर का मतलब, तुम लोग रोस्टर बनाती हो अपना, नहीं बनाई हो कभी, टैबुलर, टेबल से टैबुलर आया, टेबल बनाई हो किसी भी चीज का टेबल। चलो मान लो तुमको अपना रोस्टर बनाना है, डेली टाइम टेबल बनाना है, उसी को तो रोस्टर कहते हैं ना, टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। तुम्हारा टाइम, किस टाइम पे तुम क्या काम करोगे, तो एक तरफ तुम क्या करोगे, एक तरफ टाइम होगा, टाइम ड्यूरेशन, और दूसरी तरफ वर्क होगा, यही काम होगा। अब एक तरफ तुम कहोगे कि 2 से लेकर 4 बजे तक मुझे रीडिंग करना है, स्टडी करना है, ठीक, 4 से लेकर 6 बजे तक स्पोर्ट्स में खेलना है या प्ले करना है, ठीक, 6 से लेकर 8 बजे तक तुम्हें वॉच टीवी, इतना मत करना वैसे, ठीक है। ये तुमने क्या बनाया, एक टेबल बनाया, ठीक है, रोस्टर ही तो बनाया, रोस्टर और टेबल ऐसे ही है ना, ठीक है। इसमें तुमने क्या किया, एक एक एलिमेंट को दिखा दिया, एक एक एलिमेंट को तुमने दिखाया ना कि तुमको स्टडी करना है, प्ले करना है, वॉच टीवी और जो भी करना है ना, तो तुमने एक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया। तो जब भी एक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको क्या बोले, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। समझ आ गया कहां से नाम आया है, टेबल तुमने बनाया, टेबल रोस्टर फॉर्म, यानी ईच इंडिविजुअल एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है, ईच, हम लोग ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज शोन इन करली ब्रैकेट, समझ आ गया, विथ कॉमा, ठीक है। ये एग्जांपल्स क्लियर है ना, यहीं से रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म आया, ठीक है। चलो इसका दूसरा एग्जांपल अगर ले कि एक सेट है बी, कोई सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, अब डॉट 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 दिखाना पड़ेगा, ये आप दिखा नहीं सकते हो इनफाइनाइट एलिमेंट को, है ना, तो या तो डॉट 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 आप दिखाओ, मतलब एक लिमिटेशन आ रहा है, एक मुश्किल आ रही है ना। अभी आपको बोलते रियल नंबर दिखाने पर तो और मुश्किल में पड़, रियल नंबर बिटवीन 1 and 2 बोलते हैं तो इनफाइनाइट नंबर 1 and 2 के बीच में, है ना, तो मुश्किल उसमें आ रहा है ना। तो इस रिप्रेजेंटेशन में एक मुश्किल ये है, क्या मुश्किल है, कि जो इनफाइनाइट सेट होगा ना, उसका रिप्रेजेंटेशन करना मुश्किल होगा, है ना। तो इनफाइनाइट सेट करना मुश्किल होगा, तो उसके पहले हम लोग कार्डिनल नंबर के आधार पर सेट को दो हिस्से में बांट देते हैं, एक होगा फाइनाइट सेट, दूसरा होगा इनफाइनाइट सेट, यानी कि ऑन बेसिस ऑफ कार्डिनलिटी, कार्डिनल नंबर से कार्डिनलिटी, द सेट इज टू, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है, ये लिख लो इसी में आगे, इसी में आगे लिख लो ताकि क्लियर हो जाए। ऑन बेसिस ऑफ कार्डिनलिटी, ऑन बेसिस ऑफ कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी, there are 2 types of set, there are 2 types of set, number 1 finite set, the set in which number of element is finite, the set in which number of element is finite, और नंबर 2 हो गया इनफाइनाइट सेट, नंबर 2 हो गया इनफाइनाइट सेट, द सेट इन विच, द सेट इन विच number of element is
इनफाइनाइट। समझ आ गया? ठीक है सुप्रिया, चलो आगे चलते हैं। अब क्योंकि हम लोग फाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में आसानी से दिखा पा रहे हैं, है ना, लेकिन सेकंड इसका टाइप जो है, जिसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड नंबर सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि सेट कैसे बिल्ड हुआ है, सेट सेट कैसे बना है ना, सेट कैसे बना, यानी कि अब आपकी लिमिटेशन क्या है, इनफाइनाइट सेट को आप नहीं दिखा पा रहे हो, यही आपकी लिमिटेशन है। तो अगर कोई ऐसा प्रोसेस हम लोग खोज ले जिसमें इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर पाए, है ना, तो मामला बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़े। यही कर सकते हैं ना कि सारे एलिमेंट्स को दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़े और हम सेट को भी रिप्रेजेंट कर पाए, पर्पस भी हमारा सॉल्व हो जाए, है ना। इसका एक तरीका है, तरीका क्या है, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, पहले पहले ये लिख लेते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई a common variable, a common variable, ठीक है, and then define it according to given set in curly bracket। ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट को आपको रिप्रेजेंट करना है एक कॉमन वेरिएबल से, एक कॉमन वेरिएबल नंबर से सारा एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है, एंड देन डिफाइंड इट अकॉर्डिंग टू गिवन सेट, जो सेट दिया हुआ है उसके उसी के आधार पे आप डिफाइन कर लिए, लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसका एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो ए कोई सेट है, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3 कर दो, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, एंड लेस देन 20, ठीक है। अब देखो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए, टेबुलर फॉर्म में इसको करो पहले, इनफाइनाइट को आगे करेंगे, पहले नॉर्मल एग्जांपल देख ले रहे हैं। टेबुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, 3 नेचुरल मल्टीपल ऑफ, चलो पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव कर दो यहाँ पे, नहीं तो नेगेटिव ही जा सकता, 3 6 9 12 15 18, यही आएगा। लेकिन अब ये कहा कि ये तो टेबुलर फॉर्म था ना, है ना, अब इसको सेट बिल्डर बनाना है हम लोग को। सेट बिल्डर बनाने के लिए कहा कि जितने एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट को एक वेरिएबल से रिप्लेस करो। हमारे पास कौन सा वेरिएबल है बताओ, एक्स ले लेते हैं, सबसे कॉमन वेरिएबल, चलो एक्स। एक्स क्या करता है, एक्स सारे को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे का कॉमन नेम है, मैंने कॉमन नेम की बात शुरू में की, सारे का एक कॉमन नेम दिए, तो एक्स सारे का एक कॉमन नेम है, लेकिन एक्स सीधे लिख देने से पता नहीं चल रहा है कि ए क्या है, एक्स को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, वही चीज यहाँ है ना। एक्स को कैसे डिफाइन करें, या तो सीधे लिख दे मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 20, ये बोल दें, हो गया, ठीक है। लेकिन कोई कहा कि ठीक है, आप ये लैंग्वेज में जो कर रहे हो ना,
इन लैंग्वेज इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो तो और आसान हो जाएगा। अब a इज इक्वल टू, मैंने कहा x 3 का मल्टीपल हो। 3 का मल्टीपल कैसे होगा? 3 इंटू 1 हो, 3 इंटू 2 हो, 3 इंटू 3 हो, 3 इंटू 4 हो, यानी 3 के साथ नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, तो 3 इंटू एन लिख सकते हैं, है ना, वेयर एन सेल्फ एविडेंट है कि नेचुरल नंबर है, स्मॉल एन कैपिटल एन दोनों ही। ठीक है, या यहां भी दिखा सकते हैं कि एन इज नेचुरल नंबर, नहीं भी दिखाते हैं तो चल जाता है, वो सेल्फ अंडरस्टूड चीज है। ठीक है, तो 3n, लेकिन अभी भी नहीं बना काम, क्यों? क्योंकि हाँ, तो x लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 0, ये भी करना पड़ेगा। देखो और आसान हो गया। हम लोग देखो कैसे लैंग्वेज से होते हुए मैथमेटिक्स में घुस रहे हैं, समझ आ रहा है? यही मैथमेटिक्स है। क्लियर है? तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म का। क्लियर? अब ये हमारे हाथ में कि मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं, एक ही चीज को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक, अलग अलग लैंग्वेज में दिखाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? नोट कर लो इसको। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, आज यहीं तक रखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हाँ, अब ये देखो, एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू क्या हो गया? मैंने बोला बी कोई एक ऐसा सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अब इसको तो आप टेबुलर फॉर्म में नहीं दिखा सकते, ये तो पक्का हो गया, तो अब इसको सेट बिल्डर में दिखाओ सब लोग अपने तरीके से। ठीक है, मतलब सिंपल है, b इज इक्वल टू एक्स, वेयर x कहां से कहां तक है, बिटवीन 1 और 2 को लेना भी है तो इक्वल भी डालना पड़ेगा, है ना, बिटवीन 1 एंड 2, 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, क्लियर है? तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो इसमें इनफाइनाइट सेट को कितना आसानी से दिखा दिया, सारा जो दिक्कत था, सारा जो प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व, पर्पस सॉल्व। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंटेशन का बहुत बहुत काम होता है, बहुत जरूरत होता है। जहां पे रिप्रेजेंटेशन का लिमिटेशन आ जाता है वहां पर एक नया रिप्रेजेंटेशन हम लोग दे देते हैं। जैसे हम लोग लॉग के बारे में पढ़े हैं, लॉग के बारे में तुम पढ़िए, या फिर ट्रिगोनोमेट्री, नया रिप्रेजेंट रेशियो का ही तो रिप्रेजेंटेशन का थीटा के साथ रेशियो का कोई रिलेशन नहीं था, टी और एच का रेशियो का थीटा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो आपको तो वहां पर नया नोटेशन देना पड़ेगा, वही साइन थीटा कहलाया, है ना। और जैसे ही नया नोटेशन आता है मैथमेटिक्स में, कई सारे नए प्रॉपर्टी को लेके आता है, नया बच्चा पैदा होता है तो कई सारे कैरेक्टर को लेके पैदा होता है ना, तो मैथमेटिक्स यही इसी का नाम। ठीक है, तो जब भी नया कोई रिप्रेजेंटेशन नोटेशन आएगा उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक, पूरी थियरी उसके साथ आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही नया रिप्रेजेंटेशन आया है तो भी बहुत सारी थियरीज आएगी। हम लोग जो इक्वेशन पढ़ते हैं ना वो और कुछ नहीं, सेट है, हम लोग यही देखने वाले। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन हम ग्रुप में भेज दें ताकि मतलब यहीं तक हो जाए। तो आज की क्लास यहीं तक।